हाँ, आज के टाइम में ना अगर अचानक से फोन की घंटी जोर से बज उठे तो अक्सर लोग स्क्रीन को ऐसे घूरने लगते हैं, लाइक कोई टाइम बॉम्ब फटने वाला हो। हाँ, वो एक अजीब सा कलेक्टिव पैनिक होता है हम सब में। एग्जैक्टली मतलब कॉल्स अवॉइड करने के चक्कर में हम सब टेक्सटिंग की दुनिया के इतने आदी हो चुके हैं, हमें लगता है कि हम स्क्रीन के पीछे सेफ हैं। एक डिजिटल शील्ड मिल जाती है। बिल्कुल। पर आज के इस डीप डाइव में हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं ना, वो ये है कि एक छोटा सा ब्लिंकिंग कर्सर या वो जो टाइपिंग इंडिकेटर होता है, जो आता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। हाँ, वो इंडिकेटर आज के समय में हमारे रिश्तों की उलझनों को नापने का सबसे सटीक मीटर बन चुका है। हम इसी डिजिटल साइकोलॉजी को डीकोड करेंगे आज। ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि लोग अक्सर मान लेते हैं कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन है वो सिर्फ टाइप किए गए वर्ड्स हैं। राइट, जो सेंड हो गया बस वही कम्युनिकेशन है। असली बात तो वो है जो टाइप होकर भी कभी सेंड नहीं होती। जो बीच का सन्नाटा होता है ना, वो भेजे गए मैसेजेस से कहीं ज्यादा लाउड होता है। 100% अग्री करती हूँ मैं। और आज के हमारे इस डिस्कशन का जो बेस है वो एक बहुत ही इंटेंस सॉस है, द ब्लिंकिंग कर्सर एंड द अनसेड मैसेज, जो कि बिहाइंड द सीन्स लव स्टोरी का पार्ट 5 है। करेक्ट। राम और सोमा नाम के दो किरदारों के बीच की ये जो चैट है ना, ये डिजिटल युग में रिश्तों के बनने और बिगड़ने की एक प्रॉपर केस स्टडी है। और हमारा मिशन आज सिर्फ इस कहानी को रिपीट करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें उस मैकेनिज्म को समझना है कि कैसे एक सेंड और एक बैकस्पेस बटन हमारे रिश्तों के पूरे डायनामिक्स को पलट कर रख देते हैं। तो अगर हम सोर्स की शुरुआत की बात करें तो चैट शुरू होती है एक बहुत ही कैजुअल हेलो से। हाँ, पर वो जो हेलो के बाद का सीन है ना, वो सीधा ध्यान खींचता है। उस छोटे से हेलो के बाद कुछ मिनटों तक एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। कोई रिप्लाई नहीं, बस स्क्रीन जलती है, बुझती है, फिर टाइपिंग आता है, रुकता है और फिर वापस आता है। ये जो हिचकिचाहट है, साइकोलॉजी में इसे असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब दो लोग आमने सामने होते हैं तो आपको तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है। राइट, वहां आप अपनी आंखों की नमी या चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं छुपा सकते। एग्जैक्टली, फेस टू फेस में कोई फिल्टर नहीं होता। लेकिन टेक्सटिंग में वो जो कुछ मिनट का डिले मिलता है ना, वो टाइपिंग और सेंड करने के बीच का टाइम। हाँ, वो टाइम इंसान के दिमाग को अपनी फीलिंग्स को एडिट करने का मौका दे देता है। एक तरह से अपनी असलियत पर पर्दा डालने का चांस। एक मिनट, पर क्या हम इस टाइपिंग और डिलीटिंग को थोड़ा ज्यादा ही डार्क या फिलोसॉफिकल एंगल नहीं दे रहे? क्या मतलब? मेरा मतलब है, कई बार ऐसा भी तो होता है कि ऑटो करेक्ट ने कोई बहुत ही वियर्ड स्पेलिंग टाइप कर दियो, या इंसान बस अपनी ग्रामर ठीक कर रहा हो। क्या हर बार टाइपिंग का आना और रुकना कोई गहरा इमोशनल स्ट्रगल ही होता है? ये डाउट बहुत नेचुरल है। ग्रामर ठीक करने और अपनी कमजोरी छिपाने के बीच ना एक बहुत ही थिन लाइन होती है। मेक सेंस। पर अगर हम इस कहानी की स्पेसिफिक सिचुएशन देखें तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। राम की तबीयत खराब है, उसे शायद बुखार है और वो ऑफिस से आ गया है। हाँ, और सोमा तुरंत पूछती है कि दवा ली। और यहीं पर वो मोमेंट आता है। राम सबसे पहले टाइप करता है, मन नहीं था। ओह, मन नहीं था। अब सोचिए, ये कोई ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है, ये एक बहुत ही रॉ फीलिंग है। लेकिन फिर वो क्या करता है, वो इस पूरे सेंटेंस को डिलीट करता है, बैकस्पेस दबाता है। हाँ, और नया मैसेज लिखता है, ध्यान नहीं रहा, और इसे सेंड कर देता है। ये इमोशनल सेल्फ सेंसरशिप का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वाकई, मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स एक तरह का रिहर्सल स्टेज बन चुका है ना? बिल्कुल सही कहा। जहां इंसान अपनी असली फीलिंग्स बोलने की प्रैक्टिस तो करता है, पर सेंड बटन दबाने से ठीक पहले उसका डर उस पर हावी हो जाता है। और डर किस बात का? वल्नरेबल होने का। मन नहीं था एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेटमेंट है। हाँ, ये चीख चीख कर बता रहा है कि इंसान अंदर से टूटा हुआ है, उसे किसी के सहारे की जरूरत है। जबकि दूसरी तरफ ध्यान नहीं रहा बहुत ही लॉजिकल और ठंडा सा जवाब है, एकदम कैजुअल, लाइक बस भूल गया। एग्जैक्टली। डिजिटल स्क्रीन यहाँ एक शील्ड का काम कर रही है। जब किसी रिश्ते में दूरी आ जाती है तो इंसान अपनी असली कमजोरी दिखाने से डरता है। राम को डर है कि सोमा इसे कैसे लेगी, इसलिए वो एक सेफ बहाना गढ़ लेता है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसपेरेंट बना रही है, पर असल में वो हमें छिपने के नए और बेटर तरीके सिखा रही है। बिल्कुल, हम डिजिटल मास्क पहन लेते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो झिझक है, ये सिर्फ राम की साइड से नहीं है। हाँ, सोमा का भी रिएक्शन देखने लायक है। जब राम वो सेफ वाला जवाब भेजता है तो सोमा तुरंत टाइप करती है, ले लेते आते, और उसे सेंड कर देती है, एक केयरटेकर वाली टोन में। हाँ,
पर कहानी में एक बहुत सटल डिटेल है कि सेंड करने के ठीक बाद सोमा की उंगलियां एक पल के लिए रुक जाती हैं, उसे एक रिग्रेट होता है। इसे हम सेंडर्स रिमोट्स कह सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि रिश्तों का जो अधिकार क्षेत्र होता है, जो टेरिटरी होती है, वो बदल चुकी है। टेरिटरी से आपका मतलब है कि हम किस हद तक सामने वाले पर हक जता सकते हैं? बिल्कुल। किसी को इस तरह टोकना, उसे ऑर्डर देना कि दवा ले लेते आते, ये एक हक जताने वाली बात है। पर मैसेज जाती उसे रियलाइज होता है कि क्या हम अभी भी उस मुकाम पर हैं जहां मैं उसे ऐसे टोक सकती हूँ। वाओ, मतलब पुरानी आदतें नई हकीकत से टकरा रही हैं। और वो टकराव बहुत दर्दनाक होता है। और ये जो खिसकती हुई जमीन है ना, ये तब पूरी तरह से दरक जाती है जब उनकी बातचीत एक बहुत ही क्रूअल डायरेक्शन में मुड़ती है। वो पॉइंट जहां राम कहता है कि तुम बदल गई हो। हाँ, जब राम ये इतना भारी इल्जाम लगाता है तो सोमा टाइप करती है, ऐसा नहीं है, पर फिर हमेशा की तरह वो उसे डिलीट कर देती है। एग्जैक्टली कोई सफाई नहीं देती, और इसके बजाय वो एक ऐसा रूल सेट करती है जो किसी हथौड़े की चोट जैसा लगता है। वो लिखती है, मुझे जान मत कहा कीजिए। ये इस पूरे कॉन्वर्सेशन का साइकोलॉजिकल क्लाइमैक्स है। मुझे भी यही लगा। क्योंकि लिंग्विस्टिक्स में ना ऐसे बहुत गहराई से स्टडी किया जाता है। जब दो लोग एक इंटीमेट रिलेशनशिप में होते हैं तो वो एक दूसरे के लिए एक पूरी नई डिक्शनरी तैयार कर लेते हैं। अपनी एक प्राइवेट लैंग्वेज। हाँ, प्यार के नाम जैसे कि जान, ये सिर्फ बुलाने के शब्द नहीं होते, ये उस रिश्ते का प्राइवेट आर्किटेक्चर होते हैं। एक ऐसा कमरा जहां सिर्फ उन दोनों की एंट्री अलाउड है। तो जब सोमा कहती है कि मुझे जान मत कहो, तो क्या वो राम को उस प्राइवेट कमरे से हमेशा के लिए बाहर निकाल रही है? बिल्कुल, वो उसे बेदखल कर रही है। पर मेरा एक सवाल है, क्या ये किसी पल भर के गुस्से का नतीजा नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, लोग अक्सर झगड़े में एक दूसरे को उनके पूरे या फॉर्मल नाम से बुलाने लगते हैं ताकि बात में सीरियसनेस आ सके। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। तो क्या इससे सचमुच एक परमानेंट दरवाजा बंद होना मान लेना चाहिए? देखिए, अगर ये आमने सामने की बहस होती ना, जहां आवाज तेज हो रही है, इमोशंस हाई हैं, तो शायद हम इसे एक टेम्पररी गुस्सा मान लेते। क्योंकि वहां आप बिना सोचे बोल पड़ते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन टेक्सटिंग की दुनिया में जहां हर शब्द नाप तौल कर लिखा जा रहा है, जहां आप टाइप करके डिलीट कर सकते हैं, वहां ये एक सोची समझी लिंग्विस्टिक इविक्शन है, भाषाई बेदखली। बाप रे, लिंग्विस्टिक इविक्शन, ये बहुत भारी टर्म है। और सोमा इसका रीजन भी देती है। वो कहती है, बस अच्छा नहीं लगता अब। हाँ, कोई धमकी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक ठंडी सी दीवार। जब एक पेट नेम या प्यार का नाम छीन लिया जाता है ना, तो वो जो रिश्ते का प्रिविलेज था, वो खत्म हो जाता है। और उस प्रिविलेज छीनने की कीमत तुरंत वसूली भी जाती है। जब राम इस नई बाउंड्री को एक्सेप्ट करता है, तो वो रिप्लाई करता है, ठीक है सोमा। और सोर्स में इसके ठीक बाद का जो सीन है, मुझे लगता है वो ह्यूमन पैराडॉक्स का सबसे पेनफुल एग्जाम्पल है। वो स्क्रीन जूम करने वाला सीन। हाँ। लिखा है कि अपना असली नाम पढ़ते ही सोमा की उंगलियां रुक गईं। उसने उस मैसेज को जूम करके देखा। वो वहां कुछ ढूंढ रही थी, पर वहां जान नहीं लिखा था, सिर्फ सोमा लिखा था। यही तो इंसानी दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी है। नियम सोमा ने खुद बनाया, खुद उस वर्ड पर बैन लगाया। बिल्कुल, उसने खुद कहा था कि मत कहो। पर जब राम ने उस रूल को मान लिया और उस नई बाउंड्री के पीछे चला गया, तो सोमा को वो खालीपन बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जो स्क्रीन को जूम करना है ना, वो सिर्फ पिक्सल्स को बड़ा करना नहीं है। तो वो क्या है? वो उस ठंडी सी स्क्रीन पर अपनी उस खोई हुई अहमियत के रेमनेंस या अवशेष ढूंढने की एक डेस्परेट कोशिश है। वो अहमियत जो अब वहां है ही नहीं। ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। ऐसा लग रहा है कि दोनों अब किसी ऐसी जमीन पर चल रहे हैं जहां जगह जगह लैंडमाइंस बिछी हैं। हाँ, हर वर्ड टाइप करने से पहले सोचना पड़ रहा है। और शायद इसी डर का रिजल्ट है कि इसके बाद की बातचीत एकदम से बहुत ही सेफ और न्यूट्रल टॉपिक्स पर आ जाती है। राम बताता है कि उसने मैगी बनाई थी और खा ली। मैगी सुनने में कितना कैजुअल लगता है। वही तो, मैगी तो हॉस्टल की मेमोरीज या लेट नाइट फन का सिंबल है, पर इस स्पेसिफिक सिचुएशन में ये इतना उदास और हेवी क्यों फील हो रहा है? क्योंकि यहाँ मैगी सिर्फ फूड नहीं है। जब लोग अपनी असली प्रॉब्लम्स या कह लें कि उस एलिफेंट इन द रूम का सामना नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं? वो इधर उधर की बातें करते हैं, मौसम, रूटीन। एग्जैक्टली। वो खाने के पीछे छिपने लगते हैं। मैंने मैगी खा ली, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत बड़े अकेलेपन की डिक्लेरेशन है। मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, अकेला हूँ, और मैंने खुद अपने लिए बस कुछ बनाकर खा लिया है। राइट।
वो अपने अनकहे दर्द को एक रोजमर्रा की साधारण सी बात के पीछे कवर अप कर रहा है। और ये अकेलेपन की जो गूंज है वो तब और तेज हो जाती है जब सोमा पूछती है, अकेले? और उसके बाद जो होता है वो सबसे ज्यादा चुभने वाला है। एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जिसकी अपनी एक बहुत तेज आवाज है, कोई रिप्लाई नहीं आता। राम की तरफ से बस वो टाइपिंग इंडिकेटर एक पल के लिए आता है जी। और फिर स्क्रीन से गायब हो जाता है। और सोमा भी कुछ नहीं लिखती। हाँ, दोनों के स्टेटस दिखा रहे हैं कि वो ऑनलाइन है, पर कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। ये डिजिटल कम्युनिकेशन का सबसे भारी एस्पेक्ट है, जिसे हम बर्डन ऑफ प्रेजेंस या उपस्थिति का बोझ कह सकते हैं। उपस्थिति का बोझ? हाँ, वो जो ऑनलाइन दिखाने वाला हरा डॉट है ना जी, वो लगातार याद दिला रहा है कि दोनों ने फोन पकड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे के लिए वहां हैं, नजरें स्क्रीन पर टिकी हैं। पर फिर भी बात नहीं हो रही, क्योंकि कम्युनिकेशन की जो कड़ियां हैं वो इतनी टूट चुकी हैं कि कोई भी उस चुप्पी को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ये सीन ना वाकई सोचने पे मजबूर करता है। अगर मैं इसे किसी रियल लाइफ सिनेरियो में इमेजिन करूं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे दो लोग एक ही लिफ्ट में फंस गए हों। बहुत ही इंटेंस सिचुएशन। दोनों को पता है कि दूसरा वहां है, दोनों एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन सकते हैं, पर दोनों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नजरें मिला सके। दोनों बस लिफ्ट के फ्लोर को घूर रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है ये। वो टाइपिंग का आना और गायब हो जाना वैसा ही है जैसे कोई नजरें उठाने की कोशिश करे और फिर घबराकर वापस नजरें नीचे कर ले। और इसी घुटन का, इसी डिजिटल सन्नाटे का अंत उस सीन में होता है जो इंसान और टेक्नोलॉजी के बीच का एक डायरेक्ट क्लैश है। आप उस आंसू वाले सीन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, कमरे में हल्की रोशनी है, फोन की वो ठंडी नीली और सफेद चमक सोमा के चेहरे पर पड़ रही है, और तभी उस स्क्रीन के शीशे पर एक बूंद धीरे से गिरती है, एक आंसू। सोर्स का ये हिस्सा तो लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। जब सोमा अपने अंगूठे से उस आंसू को पोंछती है तो स्क्रीन के पिक्सेल्स तो साफ हो जाते हैं, पर कहानी की वो लाइन जो धुंधला हुआ था वो शब्द नहीं थे। उफ, ये लाइन ये दिखाता है कि हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू चाहें हर सेकंड कनेक्टेड हों, पर इमोशनली हम कितने ज्यादा अकेले हो सकते हैं। बिल्कुल, एक तरफ वो डिजिटल दुनिया की ठंडी परफेक्ट स्क्रीन है और दूसरी तरफ एक ह्यूमन टीयर की गरम अनकंट्रोलेबल सच्चाई। आप आंसू पोंछकर स्क्रीन साफ कर सकते हैं, पर वो रिश्ता, वो फीलिंग्स जो धुंधली पड़ चुकी हैं, उन्हें कोई भी रिफ्रेश बटन ठीक नहीं कर सकता। और शायद सबसे डराने वाली बात वो है जो इस आंसू के गिरने के बाद होती है कि दोनों ऑनलाइन तो रहते हैं, पर इस बार टाइपिंग इंडिकेटर भी नहीं आता। ये जो एब्सोल्यूट साइलेंस है ये चीख कर बता देता है कि अब कोशिशें भी खत्म हो गई हैं। यही तो है, कम्युनिकेशन की मौत तब नहीं होती जब दो लोग लड़ते हैं या कड़वे शब्द बोलते हैं। तो कब होती है? कम्युनिकेशन की मौत तब होती है जब वो टाइपिंग इंडिकेटर हमेशा के लिए आना बंद हो जाता है। वाह, इसका मतलब है कि अब उस दूरी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब कोई सफाई नहीं देनी, कोई बहाना नहीं बनाना, कोई रिहर्सल नहीं करनी, सब खत्म। तो आज के इस पूरे डिस्कशन को अगर हम समराइज करें तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर सामने आती है। वो क्या? यही कि इस डिजिटल युग में कॉन्वर्सेशन सिर्फ वो नहीं है जिसे टाइप करके सेंड बटन दबा दिया जाए। बिल्कुल सही। सेंड किया गया मैसेज तो बस एक इल्यूजन है, एक सेफ मास्क है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। राइट। असली कहानी और असली साइकोलॉजी तो उन चीजों में छुपी हैं जो कभी सेंड ही नहीं हुई। वो लंबे पॉज, वो स्क्रीन पर दिल की धड़कन की तरह झपकता हुआ कर्सर, और टाइप करके बैकस्पेस से मिटाए गए वो वल्नरेबल सेंटेंस, और वो टाइपिंग इंडिकेटर का आना और गायब हो जाना, ये सब मिलकर हमारे रिश्तों का एक ऐसा मैप तैयार करते हैं जो किसी भी बोले गए शब्द से ज्यादा सच्चा होता है। सच में ये चर्चा इस बात पे सोचने को मजबूर करती है कि हम तकनीक का इस्तेमाल जुड़ने के लिए कम और खुद को छुपाने के लिए ज्यादा कर रहे हैं। एक दीवार बना ली है हमने। और इसी थॉट से ना मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल आ रहा है जिसे इग्नोर करना शायद अब पॉसिबल नहीं है। क्या सवाल? अगर हम सब अपनी रोजमर्रा की लाइफ को देखें, सुबह से लेकर रात तक फोन से चिपके रहने की हमारी जो आदत है, जो कि हम सब में है, हाँ, तो हमारे फोन के इन छोटे छोटे कीबोर्ड्स ने पता नहीं कितने ऐसे शब्द देखे होंगे, कितने ऐसे टूटे हुए जज्बात महसूस किए होंगे जो टाइप तो हुए पर सेंड बटन तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। एग्जैक्टली। क्या ये पॉसिबल है कि हमारे फोन की मेमोरी में जो ड्राफ्ट्स पड़े हैं या जो शब्द हमने बैकस्पेस दबाकर हमेशा के लिए मिटा दिए हैं,
वो हमारे रोज के भेजे गए गुड मॉर्निंग या आई एम फाइन वाले मैसेजेस से कहीं ज्यादा हमारी असली कहानी बताते हैं? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या हमारा अपना कीबोर्ड हमारे उन अनकहे राजों का इकलौता गवाह है जिन्हें हम इस पूरी दुनिया से और शायद खुद से भी बड़ी चालाकी से छुपाए बैठे हैं? ये सोचने वाली बात है। वाकई इस अनकहे सच और झपकते कर्सर के पीछे छिपी खामोशी पर हम सबको विचार जरूर करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।